नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट के एक और पड़ाव पे। आज हमारा जो हम सीरीज चला रहे थे जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट, उसके हम लास्ट सेशन में हैं और आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर एक साथ जुड़े हैं जिनका मैं भी आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथ कन्हैया लाल जी जुड़े हैं आज, वो बहुत ही सीनियर रिटायर्ड हुए हैं नेशनल बाल भवन से। वो रिटायर्ड हुए हैं डिपार्टमेंट नेशनल ट्रेनिंग रिसोर्स सेंटर नेशनल बाल भवन से, और उन्होंने वो लिविंग लेजेंड है अपने आप में अगर मैं कहूँ, क्योंकि उन्होंने जो टीचर ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली काम किया और 2 लाख से ज्यादा टीचरों को उन्होंने पढ़ाया और उनको सिखाया। और ना इंडिया में ही सिर्फ नहीं मगर विदेशों में भी उन्होंने जाके टीचरों को टीचर ट्रेनिंग दी है। सो हम लोग बहुत ही आभारी हैं कि सर ने समय निकाला, कन्हैया लाल जी ने, और आज हमारे समक्ष आए हैं। सो मैं कन्हैया लाल जी को वेलकम करते हुए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने बारे में बताएं सर, और हमें बताएं कि ये जो इतनी लंबी आर्ट एंड क्राफ्ट की उनकी जर्नी रही है एज अ टीचर ट्रेनर, सो उसके बारे में थोड़ा बताएं और अपने बारे में भी बताएं भाई। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने बारे में कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से रहा और जो बालमोहन बना उसके अंदर मेरी शुरुआत हुई अपने कैरियर की। और वो कैरियर जब मेरा शुरू हुआ तो मैं बहुत छोटी पोस्ट में रहा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, प्रमोशन होती गई। लेकिन मैं जब भी अपने बिस्तर पर लेटता हूँ तो मैं नेहरू जी को और इंदिरा जी को याद करता हूँ। तो उन्होंने ऐसी संस्था बनाई कि आज हमारे जैसे बच्चे भी तो उसमें आगे बढ़ सके। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरा जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो यहाँ राजीव गांधी फाउंडेशन में मैं शेयर करने के लिए आया हूँ। बाकी आर्ट के बारे में अगर आप कहना चाहते हैं तो आर्ट हमारा एक ऐसा है कि हर चीज़ में आर्ट है। आप घर में बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सबके अंदर आर्ट है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप किसी को हेलो भी करते हैं उसमें भी आर्ट है। लेकिन वो आर्ट हमारा सब छुपा रहता है, किसी को पता नहीं चलता। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जब बच्चों के साथ काम किया जाता है तो उनके अंदर इतना डर बैठा दिया जाता है कि बच्चा कुछ करने के लायक नहीं रहता। कभी कोई वो ड्रॉ नहीं कर सकता, कभी पानी का गिलास नहीं उठा सकता, माँ उसको रोक देगी। तो वो उसके मन में डर बैठ जाता है, कुछ भी करने से पहले वो 10 बार सोचता है। इसीलिए जो हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कृतियां आ गई उसका कारण केवल यही है कि जैसे बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे, किताब में से पेज फाड़ दिया, या कहीं टॉयलेट में गए तो वहां उल्टा सीधा लिख दिया, क्योंकि बच्चे को कभी मौका नहीं मिला उसको कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करने के लिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी तो देना ही पड़ेगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा डिस्ट्रक्टिव ना हो। बच्चा डिस्ट्रक्टिव ना हो तो उसके लिए तो हमें, आपको, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सभी को सोचना पड़ेगा। और जो संस्थाएं बनी हुई हैं जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी इसके लिए जागरूक हो जाएं और अच्छे से काम करें। बाकी मैं थोड़ा सा समय है उसके लिए मैं यहाँ राजीव गांधी फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मेरा 42 साल का एक्सपीरियंस था टीचर के साथ काम करने का, बाल भवन में काम करने का, देश में विदेश में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। बाकी जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि नेहरू जी की सोच बहुत ऊंची थी। मैं कभी कभी एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को। जैसे उन्होंने जब बाल भवन बनाया, नेशनल बाल भवन, तो आर्किटेक्ट को बकायदा इंस्ट्रक्शन थी कि वो बिल्डिंग बहुत ऊंची ना हो, इस तरीके की हो कि बच्चे उसके अंदर आकर के एंजॉय कर सकें। छोटा हाइट हो, उसका छत ऐसी हो, तो वो बहुत पर्टिकुलर थे बहुत सारी चीज़ों में। उसी तरीके से एक दफा इनको आगे चलाया, इंदिरा जी हमारी चेयरमैन भी रही। उनकी जब क्रिएटिविटी देखी तो पता लगा कि ये लोग कितना काम करते हैं। 18-18, 20-20 घंटे काम किया। नेहरू जी ने जब ये बाल भवन बनाया था तो ये यहाँ पर जेल हुआ करती थी, जैसे तिहाड़ जेल है,
ये जेल थी और यहाँ कैदी पूरा खेती करते थे दोपहर को। तो एक कुआं बना हुआ था इसके अंदर। तो नेहरू जी ने जब ये जगह चुनी तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब ये डेवलप होता गया तो बाल भवन पूरे देश में विदेश में बहुत फेमस हो गया, क्योंकि इसका मकसद यही था। नेहरू जी ये चाहते थे कि यहाँ पर जो भी बच्चा आए उसके ऊपर कोई ऐसा बर्डन ना हो कि सिलेबस है, मैथमेटिक्स करना है, ये करना है, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो चाहे, अगर उसका दिल कर रहा है तबला बजाने का तो तबला बजाए, उसका दिल कर रहा है पेंटिंग करने का तो पेंटिंग करे। मतलब उसको ऐसी फैसिलिटीज दी जाए जिससे वो ये समझे कि मेरा अपना है। और वो जो स्टार्ट हुआ वो इस तरह जबरदस्त हुआ कि बहुत हजारों लाखों बच्चे, कोई अमेरिका में बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, आकर के उन लोगों ने इसको अटेंड किया। मेरा भी एक ऐसे ही था कि जब मैं अपना एनसीसी कैंप अटेंड करके आया, फिर अपनी अटेंड करके आया तो बहुत तेज बारिश हो गई। तो मैं बाल भवन के शेड के अंदर खड़ा हो गया, तो वहां से मुझे अंदर एक टीचर ने बुलाया कि बेटा अंदर आ जाओ। अंदर आओ, उन्होंने मेरे को कागज दे दिया, रंग दे दिए, और जो पेंटिंग बनाई वो इस तरीके की बनी, कुछ उन्होंने भी थोड़ा टच किया, उसकी आंखें आंखें आईब्रो वगैरह, कान वगैरह। तो मेरा इंटरेस्ट एकदम बढ़ता गया। मैंने कोई आर्ट का वो नहीं था मेरे में इंटरेस्ट, लेकिन वो उस दिन से मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। मैं अक्सर बाल भवन में रेगुलर जाने लगा। बाद में मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया, मैं असिस्टेंट लगा, आर्ट असिस्टेंट लगा, जूनियर टीचर लगा, सीनियर लगा, फिर आर्ट कंसल्टेंट हुआ, फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ट्रेनिंग का हुआ। तो सबसे पहले जो मेरे पास ग्रुप आया था वो उदयपुर से था, और वो बहुत बुजुर्ग टीचर थे। मुझे यही मिला जुला प्रोग्राम करना था, तो बहुत घबराया हुआ था। लेकिन जब मैंने क्लास ली तो मेरे डायरेक्टर, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्ट एजुकेटर थे इन द वर्ल्ड, मैं इन द वर्ल्ड इसलिए कहता हूँ कि वो दुनिया का उनको बहुत कुछ मालूम था, और वो मेरे गुरु भी थे, मेरे डायरेक्टर भी थे। तो वो बाहर खड़े होकर के दरवाजे पर देखते रहे, तो मेरे से कलर छटक करके मेरी नई सफेद कमीज पर, तो उन्होंने मेरे का हौसला बढ़ाने के लिए वेल डन वेल डन ऐसे करके मेरा हौसला बढ़ाया। तो ये बाल भवन जो बना था, नेहरू जी की जो सोच थी, इंदिरा जी की जो सोच थी, वो उनके सामने जब एक्सपर्ट्स ने रखा, तो उस बाल भवन को, इंदिरा जी का बहुत मेहनत है इसमें आगे बढ़ाने में। आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ या फिजिकल का हुआ, या चिल्ड्रंस म्यूजियम बनाया। चिल्ड्रंस म्यूजियम में तरह तरह की एग्जीबिशंस उन्होंने सजेस्ट करी कि भाई अवर नेबर्स है, हमारे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनका पहनावा कैसा है, इनका खान पान कैसा है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में क्या हुआ। ये सारी एग्जीबिशन इंदिरा जी की सजेशन से सब हुआ, और उसको हम बहुत ही सक्सेसफुल हुए, उसमें बहुत सफलता मिली हमें। और वो सफलता हमारी आज भी काम आ रही है, क्योंकि जहाँ भी कहीं जरूरत होती है, हालांकि मेरी उम्र काफी है अभी, तो जा नहीं पाता हूँ, मना कर देता हूँ बहुत जगह, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने शुरू करा, उसका कहीं ना कहीं अपना योगदान देना चाहिए। और वो योगदान देने के लिए मेरे को ये मौका मिला है, उनकी उसके लिए मैं इनका सबका बहुत आभारी हूँ। खासतौर से शेरपा जी, जो टाइम टाइम पर उन्होंने मेरे साथ मीटिंग किया, डिस्कस किया बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में। तो ये बहुत ही बड़ी रोचक बात है सर। एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर, बिकॉज आपने यहाँ नहीं कि मतलब इंडिया में नहीं, मतलब विदेशों में भी टीचरों को ट्रेनिंग दी है, और 2 लाख प्लस आपकी बाल भवन की किताब में लिखा गया है कि मतलब 2 लाख प्लस आपने टीचर को ट्रेन किया है अपने मतलब कार्यकाल में। जी, सो आर्ट इन एजुकेशन सर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, आर्ट एंड क्राफ्ट इन एजुकेशन। सो इसके बारे में मतलब एक थोड़ा सा एक दृष्टि डालें सर, और कहीं बताएं कि देखिए टीचर ट्रेनिंग में आप जैसे कैसे उसको आप करते थे, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रहा था सर कि जो फन लर्निंग फैक्टर है, जो आज के जमाने में ये जो नया वर्ड कॉन्सेप्ट आया है फन लर्निंग, और ये दो हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम 2000 मतलब 5 का जो एजुकेशन सिस्टम आया है, उसमें फन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट लिया है, आप पहले से ही कर रहे थे 80s से ही इस चीज को, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा मतलब दृष्टि डालें सर। देखिए, ये तो मेरा भाग्य समझिए कि मैं किस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ। सबसे पहला सिलेक्शन मेरा जर्मनी का हुआ। अब जर्मनी के अंदर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से एक हमको मिला ज्ञान कि आपको जाकर के पीस, फ्रेंडशिप एंड सॉलिडरिटी के ऊपर देखना है। 65 देश के लोग थे जहाँ इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। उसके बाद मेरे को मॉरिशस भेजा गया एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से। बाल भवन ने भी उसके अंदर मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
वहां जाकर के मैंने 6 महीने मैंने पोस्टिंग रही। उसके अंदर मैंने करीब 700 टीचर्स को ट्रेन किया, बहुत अलग अलग जगह के अंदर। और 700 टीचर्स का ये था कि हमें और ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट भी की कि ला साहब को थोड़ा और रोक लीजिए, क्योंकि मेरा प्रोग्राम टीवी पर चलता था, 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर होते थे। उसके अंदर एकेडमिक एजुकेशन है, उसमें टेक्निकल एजुकेशन है, इसके ऊपर चर्चाएं होती थी। तो उनकी मिनिस्ट्री भी बहुत फेमस हो गई थी मॉरिशस में। इंदिरा ठाकुर सिंधिया का बहुत कोशिश थी, जो मिनिस्टर थी उसकी मिनिस्ट्री की, उनकी बहुत कोशिश थी उस समय कि मैं और रुक जाऊं। तो मैंने फिर मना कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा घर के लिए फील कर रहा था, तो मैं जा नहीं पाया। बाद में उन्होंने हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को भी लिखा कि भाई इनके सर्विसेज और चाहिए। बाद में जब मेरे पास जब लेटर पहुंचा था, तो मैं एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार बैठा हुआ था, तो मैं रुक नहीं पाया वहाँ और अपनी सर्विसेज नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रिटायरमेंट के बाद अपना भी कुछ करूँ। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं, मैंने जब लेटर भेजे टीचर्स के लिए तो इतने टीचर हो गए, तो मुझे इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर के अंदर जगह मिल गई। वहाँ मैंने 500 टीचर को नीचे ग्राउंड पे बैठाया, 517 टीचर उसमें आ गए, जगह नहीं थी रखने की भी। अब उनके डायरेक्टर की, जिनकी 100 करोड़ रुपए की ग्रांट थी, वो भी बेचारे कहने लगे इतना कहाँ से आप ले आए। फिर नेशनल म्यूजियम में उनका मैंने हॉल मांगा, भाई हॉल दे दो, मैं थोड़े से डांस का, वो परफॉर्मिंग आर्ट का वो देख टीचर को बताना चाहता हूँ कि डांस क्या कहता है और एजुकेशन में क्या जरूरी है। तो फोक डांस है, दूसरे डांस हैं। उसके लिए पहले तो उन्होंने मना किया, जी हम तो 10,000 रुपया लेते हैं या इतना पैसा लेते हैं। बाद में मैंने कहा जी मैं पैसा कुछ नहीं दूंगा, मेरे तो टीचर हैं। टीचर बीच में बैठ जाएंगे रास्ते में। और वो वही हुआ। वहां जब देखा तो फिर उन्होंने पुलिस वुलिस का भी बहुत इंतजाम किया वहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय में, तो वो मेरा बहुत सक्सेसफुल वो रहा। लेकिन इसके बाद मैं नहीं कर पाया ज्यादा, क्योंकि मेरी सेहत अलाउ नहीं करती थी। बाकी इसमें नहीं, अगर वो तो हम समझ रहे हैं सर, क्योंकि आप अभी भी मतलब बहुत भगवान की दया से आप बहुत अच्छे मतलब हेल्थ में हैं। यू आर 77 years old एंड 79 मतलब यार, ओ वाह 79। सो अभी भी आप बहुत मतलब तंदुरुस्त हैं। तो सर जब ये एजुकेशन की बात जब मैंने की, इसमें एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमारे साथ थोड़े बहुत टीचर भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी बिल्कुल जानना चाह रहे होंगे कि मतलब एक फन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट उस जमाने में 80s के समय में आप कैसे, मतलब आपने जो टीचरों को प्रोत्साहित किया है ना, तो कैसे आप उनको मतलब एक प्रोत्साहन देते थे? एक चीज के अंदर क्या था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर लेडीज का काम करने का बड़ा शुरुआत हो गई थी, और वो हर फील्ड में उतरना चाहते थे। तो बच्चे कई बार अकेले भी रह जाते थे, तो माँ जा रही है ऑफिस, तो बहुत सारे फल सारे अपने पास रख लिए। उसमें क्या होता था कि बच्चा शेयर नहीं करता था किसी के साथ। अब ये आर्ट के अंदर कैसे शेयर करें? अभी पेंटिंग करानी है, आपने 30 बच्चे आपकी क्लास में हैं, आपने 28 ब्रश जान के दे दिए कि 2 ब्रश कम दे दिए। लेकिन जब माँ वर्किंग हो गई, फादर भी वर्किंग हो गए, तो बच्चे निग्लेक्टेड हो गए थोड़े से। वो निग्लेक्टेड होने से उनके अंदर जो एक कंस्ट्रक्टिव भावना आनी चाहिए थी, कला के माध्यम से बच्चों को जैसे शेयर करना है। या आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आर्ट का क्या रोल है। जी बाल भवन का जो नेहरू जी ने बनाया, उसका क्या रोल है? जैसे हमारे लाइब्रेरी से एक बच्चा किताब उठा के ले जाता था, चोरी कर लेता था, और उसने 30-40 किताबें चोरी कर ली। एक दिन वो लाइब्रेरी ने पकड़ लिया, बहुत डर गया। लेकिन बाद में जब हमने उस बच्चे को स्टडी करा, तो वो निग्लेक्टेड चाइल्ड था। बाद में बोर्ड में हमने रखा उसका केस, तो उस समय 500 रुपए सैंक्शन हुए, बहुत पहले की बात है। 500 रुपए सैंक्शन हुए, उसके घर में छोटी लाइब्रेरी बनाई गई, उस बच्चे को लाइब्रेरी का सारा काम सिखाया गया, वो प्रोफेशन में आ गया। तो ये सब चीजें जो है बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। तो उस बच्चे को एक छोटी सी उसके घर में लाइब्रेरी बना के दी गई। उसके माँ बाप सवेरे निकल जाते थे, रात को घुसते थे घर में। बच्चा सारा दिन अकेला रहता था, निग्लेक्टेड था थोड़ा। आज जो हमारे समाज के अंदर ये सब आप देख रहे हैं, हमारी कोई ट्रैफिक सेंस डेवलप नहीं हुई, हमारा कोई भी चीजें ऐसी हैं जो एक वैल्यूएबल है, जो हमारी सोशल वैल्यूज है, हमारी नेशनल वैल्यूज है, हमारी एस्थेटिक वैल्यूज है, हम किस तरीके से पिछड़ गए हैं उसके अंदर। पहले एक टेस्ट होता था, सब्जी भी बनती थी तो उसका भी बकायदा घर के अंदर वो देखा जाता था कि भाई कितना बैलेंस है मसाले। वो आजकल आर्ट में भी देखे जाते हैं। अभी जैसे मेरे पास केंद्रीय विद्यालय के टीचर आए,
तो उसमें सब्जेक्ट टीचर भी थे, उसमें आर्ट टीचर भी थे, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट टीचर भी थे। मैंने उनको छोटे छोटे कागज दिए, मैंने उनको कहा कि आपको जो अच्छा लगता है आप ड्रॉ करना इस कागज के ऊपर। छोटा कागज दिया 1/4 साइज का। उसके बाद उन्होंने जो नई ड्राइंग करते थे, मैंने देखिए ये बात तो मैं मानूंगा ही नहीं कि आपने कभी भी बचपन से अब तक कोई चीज ड्रॉ नहीं करी है। तो वो मान गया कि हाँ हमने ड्रॉ करी है। तो मैंने कहा चलो ड्रॉ करो, 3-3 4-4 कागज दे दिए। फिर मैंने उनको छोटे छोटे जब कागज दिए तो उन्होंने वो कागज पर ड्रॉ करा। किसी ने पेड़ बनाया, किसी ने कार बनाई, किसी ने कुछ बनाया। मैंने हॉल के अंदर बहुत बड़ा कागज चिपका दिया। मैंने आप अपना पेड़ जो है ना, ये मैं बड़ा कागज दे रहा हूँ, केवल पेड़ बनाना है आपको। उनका हौसला खोलने के लिए, सब्जेक्ट टीचर है, उन्होंने डर था मन में कि हमें ड्राइंग आती नहीं है, तो मैंने उनको बड़ा कागज दे करके उससे रंग करवाया, पेड़ बनवाया। मैंने आपको और कुछ नहीं बनाना है, केवल पेड़। केवल ऑटो का अगर स्कूटर बनाना है स्कूटर बनाओ, साइकिल बनाना है साइकिल बनाओ, फूल बनाने फूल बनाओ, जो भी आपका मन करता है वो बड़ा करके बनाओ। बाद में मैंने एक कैंची दी, कैंची देकर मैंने कहा काटो उसको। काटा। काटने के बाद बड़े कागज के ऊपर वो मैंने चिपकवाया उनसे, सामने सबको बैठा दिया हॉल में, और सब जाकर के अपनी अपनी चीज हॉल में चिपका करके आए। बाद में देखा तो वो बहुत सुंदर पेंटिंग बन गई, बहुत बड़ी। फिर उसके अंदर बैकग्राउंड कलर भरवाया, आसमान का करवाया, नीचे जमीन करवाई। तो जो केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर थे, जब वो आए तो वो मेरे को कहने लाल साहब यही क्या कराया है। मैंने जी आपके टीचर बहुत डर रहे थे कि हमको ये आता नहीं, आर्ट नहीं आता। तो मैंने आर्ट तो सबको आता है, आप पानी का गिलास भी किसी को देखें उसमें भी आर्ट है। तो फिर उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत किया, तो मैं हिंदुस्तान से अपना एक एक टीचर आपके पास भेज दूंगा, चाहे वो सब्जेक्ट टीचर हो चाहे कोई भी हो। तो वो उन्होंने, वो हर साल मेरे पास 300 टीचर भेजते थे हर साल। तो ये मेरा एक वो रहा उसके अंदर। और बाकी नेहरू जी का, ये मैं सारा योगदान मानता हूँ नेहरू जी का, रेंद्र जी का, जिन्होंने ये सब किया। आज जो ये एक संस्था है, भले ही थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो अच्छे मकसद से खोली गई थी, उसमें कई जगह ऐसा भी हुआ कि वो पिछड़ गए थोड़े से, या आगे आने में थोड़ा हिचकते रहे। लेकिन है अभी हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंट है हमारे देश के अंदर। राइटर भी हैं, मैंने बहुत फील्ड के अंदर काम करा है। मैंने क्लासिकल डांसर्स को भी बुलाया है, कहाँ से शुरुआत हुई, कथक की कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई। पपीटेर को भी बुलाया, पपीटेर एजुकेशन भी करा, स्पोर्ट्स इन एजुकेशन भी करा। तो बच्चे, अगर मान लो आप पिकनिक पर बच्चों को लेके जा रहे हैं और आपने फल रख दिए, अब बड़े बच्चों ने तो बड़े बड़े फल निकाल दिए, छोटे बच्चे बेचारे पिछड़े रह गए। बाद में टीचर समझदार है, उसने कहा भाई सब आपस में एक दूसरे से बदल लो, तो बदल दिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो टीचर को समझना पड़ता है, जो दुर्भाग्यवश कई बार टीचर नहीं समझ पा रहे। बहुत जगह टीचर इतना इनिशिएटिव लेते हैं छोटी छोटी चीजों में, इतना ईमानदारी से उनका बच्चे के साथ अटेंड करते हैं, लेकिन कई टीचर नहीं करते। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपके पास टाइम है जरा सा तो दे देता हूँ। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसके अंदर एक क्लास के अंदर बच्चा है, टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है और वो अपना छोटी सी कार्विंग कर रहा है, एक छोटा सा वो लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैग्स का, वो कार्विंग करके एक छोटी सी मूर्ति बना रहा है। टीचर जाता है, उसका गुस्से में आकर के मूर्ति तोड़ देता है, 2 थप्पड़ लगा देता है, बाद में स्कूल से नाम कट जाता है। माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। बाद में फिर वो बच्चे को दूसरे स्कूल में कराते हैं। दूसरे स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वो वहां पर टीचर उसको फिर पकड़ देता है। वो इतना डर जाता है, नहीं बेटा डरो नहीं, बताओ क्या करा ये आपने, दिखाओ हमें। दिखाता है, वो डर के मारे तो वो सब बच्चों को दिखाता है। टीचर कहता है देखो कितना सुंदर इसने कार्विंग की है, आप लोग भी इससे सीखो, मैं भी सीखूंगा। अभी ये मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसके क्लास के बाद पहले मेरा मैथमेटिक्स खत्म होने दो, उसके बाद करेंगे। तो दोनों टीचर में फर्क हो गया। तो एक टीचर ने डिस्ट्रक्टिव थोड़ा सा कर दिया, एक टीचर ने कंस्ट्रक्टिव कर दिया। तो हर स्कूल के अंदर कुछ बच्चे डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव होते हैं। बच्चा क्यों करता है ऐसा, बच्चा क्यों बल्ब, सड़क के ऊपर जो बल्ब दिखाई दे रहा है उसको क्यों पत्थर मार रहा है, बच्चा क्यों पत्थर मार रहा है बस के ऊपर, चलती बस के ऊपर, कोई तो रीजन होगा। तो ये सब चीजें हमें एडल्ट को, माँ बाप को, टीचर्स को, सबको समझनी भी पड़ेगी, इसकी गहराई तक उतरना भी पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, जगह जगह जाकर के जानकारी लेनी पड़ेगी। तो जो जैसे आपका राजीव गांधी फाउंडेशन ने इंटरेस्ट लेकर के एक शुरुआत करी है, तो बहुत अच्छी शुरुआत है सर। इसमें सर जो आपने जो अभी कहा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, जो माध्यम हम यूज करते हैं, चाहे पेरेंट हो चाहे टीचर हो,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको समझना कि बच्चे की जो मतलब मानसिकता है उसको भी समझना, जिसपे आपने बहुत बारीकी से मतलब बहुत आसानी से आपने सरलता से बता दिया, मगर बहुत बहुत टफ चीज है और बहुत आपने हैवी बहुत चीज मतलब है। जी बहुत सीरियस चीज है ये। हाँ सर इसी को लेते हुए आर्ट एंड क्राफ्ट एज अ प्रोफेशन मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट है मेरा, क्योंकि आप लोगों ने इसको जिया जी है ना। एंड भली बात ही खुद नहीं मतलब साथ में सबके साथ शेयर भी किया है, मतलब जी जी। 42+ इयर्स आपने जो काम किया है आर्ट एंड क्राफ्ट में। सो प्लीज इसके तरफ एक आप जरा कुछ बताएं हमें देखिए कि एज अ प्रोफेशन में तो, प्रोफेशन। जी प्रोफेशन जी में तो ऐसा है कि अलग अलग हमारे देश के अंदर जितनी हमारे लोग कलाएं हैं वो कमा ही रहे हैं पैसा। तो बाकी ये सब चीजें जानने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए। जैसे कश्मीर के अंदर पेपर मेशी है, कश्मीरी पेपर मेशी कहलाती है। राजस्थान की पेपर मेशी वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, उसमें खड़िया मिट्टी वगैरह मिलाकर काम करते हैं। अब जो कश्मीरी पेपर मेशी है उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा है। अगर किसी ने देखा है कश्मीरी पेपर मेशी का काम या बाटिक टाई एंड डाई है राजस्थान की, वो आप देखिए, तो उसके अंदर सब में आर्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी में आर्ट नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन करना है, बेसिक कलर जानने हैं, प्राइमरी कलर के बारे में जानना है, तो वो बचपन से शुरू होता है। अगर वो आप शुरुआत नहीं करेंगे, अब वो बड़ी बड़ी बातें करने से तो नहीं होगा। वो तो बच्चे को बताना है कि अगर ये कलर मिला के कौन सा कलर बना, तो आप सेलोफिन पेपर ले लो, आप लाल पेपर के ऊपर येलो लगाएंगे तो ऑरेंज बन जाएगा, उसी में बन जाएगा। आप छोटे छोटे टीचिंग एड बना सकते हैं, किस तरीके से आप बच्चे को समझा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकल तो है ही। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे वॉश पेंटिंग है या मिनिएचर पेंटिंग है, उसके लिए ब्रश कैसे चाहिए, उसके लिए कलर कौन से चाहिए। या मिथिला पेंटिंग है, उसके अंदर सब्जियों से, फलों से, फूलों से जो कलर निकाल कर करते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए। व्हाइट पेपर पर करना है तो गोबर का पानी थोड़ा सा ऐसे कोटिंग कर देते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं व्हाइटनेस को, फिर उसके ऊपर काम करते हैं तो वो अलग निकल कर आता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेक्निक थोड़े से सीखने पड़ते हैं। अब जैसे आपको शायद मालूम होगा, बहुत पहले पेंटिंग कंपटीशन हुआ करता था दिल्ली में, जिसको सर शंकर चलाया करते थे, जिनका डॉल्स म्यूजियम है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे वो कंपटीशन के खिलाफ थे। वो कहते थे कंपटीशन एक जज कर रहा है, और बच्चे ने जो अपनी इनर अर्जिस को उसने जो दिया है अपने सामने कंस्ट्रक्टिव वे में, आप उसको नंबर दे रहे हैं 10वां, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है थोड़ा सा। आप कैसे जज करेंगे कि आपको पीला रंग पसंद है, आप जज है। आपको, मैं भी जज हूँ, मेरे को हरा रंग पसंद है, तो मेरे में आप में सोचने में फर्क हो गया। तो पेंटिंग कंपटीशन के बहुत सारे हैं। अगर इसकी जरूरत होगी तो मैं आपको बहुत डिटेल में इस पर दे दूंगा, जो आपको चाहिएगा वो मिल जाएगा। इसके लिए लोगों ने बहुत रिसर्च किया है। मैंने ये ट्रेनिंग जब किया था, विक्टर डेमिको थे अमेरिका के, गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अमेरिका न्यूयॉर्क में, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग किया था, तब ये मेरी सारी चीजें मेरे समझ में आई। उससे पहले बाल भवन के अंदर जितनी पुरानी मैगजीन होती थी वो रख देते थे, बच्चा उसको वो कागज के ऊपर या कैनवस के ऊपर पूरी लाइनें डालकर उसका पूरा कॉपी करते थे। तो वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई थी। क्रिएटिविटी को खत्म नहीं करना है, क्रिएटिविटी को लाना है। वो क्रिएटिविटी कैसे आएगी, वही हमको सोचना है, उसके ऊपर हमें काम करना है। अभी जैसे मैं बताऊं आपको, हम एक बाल सिटी अवार्ड देते थे जिसको राष्ट्रपति जी अवार्ड देते थे। तो मुझे क्वेश्चन पेपर बनाने, जज भी था मैं उसमें, और मैं क्वेश्चन पेपर भी बनाता था। एक मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया कि भाई समुद्र के किनारे होना था पेंटिंग कंपटीशन, वहाँ मद्रास में था या दमन में था, कहीं था, तो वो मुझे याद नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई समुद्र के जितने जीव हैं, वो उनकी बारात, एक की शादी हो रही है समुद्री जीव में, उसकी बारात में आप जा रहे हैं। तो जब वो मैंने काम किया, या मैंने जो 15 अगस्त का बच्चों का वो होना था पेंटिंग का जजमेंट करनी थी, बालश्री अवार्ड होता था वो, जब वो करनी थी, तो मैंने क्या करा, क्लास के अंदर ना तिरंगे झंडे लगा दिए और अल्पना वैसी कर दी, बिल्कुल ऐसा कर दिया उसको जैसे हमारा भारत देश अभी आजाद हुआ है, उस तरीके का एटमॉस्फेयर कर दिया। एक गाना चला दिया, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, उसके ऊपर बच्चे काम करेंगे। और जो जो वर्ड थे जो उन्होंने दिखाया समुद्र के अंदर तूफान और ये सब, जो नाव घूम रही है, ये घूम रही है, तो वो क्रिएटिविटी उनकी निकल कर बाहर आई। लेकिन हमने उनको पर थोपा नहीं कुछ भी कि आपको ये बनाना है। हमने कहा कि आपने अब कोई भी जानवर बनाना है, उसकी शादी हो रही है, शादी में अब कोई भालू बैंड बजाता जा रहा है, कोई ड्रम बजाता जा रहा है, कोई बंदर नतीरी बजा रहा है। तो इस तरीके की जो क्रिएटिविटी सामने आती है वो तभी आती है जब आपका प्रॉपर मोटिवेशन हो।
मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेशन करना पड़ा। बिल्कुल। सो सर, आपने बहुत बढ़िया बताया कि पैशन बिकम्स प्रोफेशन, जी है ना। सो ये जो एक चीज है, फिर वो फिर आपको कोई उससे कोई भी चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाती है जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है। और उसी को आप लोगों ने फॉलो किया और बहुत ही मतलब एक्सटेंसिवली काम किया। मैं अब थोड़ी बहुत सर की फोटोज दिखाना चाहता हूँ, जो कि सर के बहुत बड़े एक पिटारे में से थोड़ा सा चंद फोटोज निकाल पाया हूँ। ये मांडी गांव था, तो इंदिरा जी चाहती थी कि भाई बाल भवन दिल्ली में तो बन गया, थोड़ा रूरल रूरल एरिया में भी बनना चाहिए। तो ये जो दिल्ली के नजदीक है, महरौली के आगे एक मांडी गांव है जी। वहां पर हमें एक जवाहर बाल भवन बनाना था। तो वहां पर इंदिरा जी ने उसका उद्घाटन करा था। उस सड़क के ऊपर कोई लाइटें वगैरह कुछ नहीं थी वहां पर जिस समय ये बाल भवन बना था। लेकिन क्योंकि इंदिरा जी ने उद्घाटन करना था तो लाइटें वाइटें भी बहुत जल्दी लग गई थी। और वो पर्सनली उन्होंने इंटरेस्ट लेकर के उसका डिजाइन भी गाँव जैसा करा था कि इस तरीके का डिजाइन होना चाहिए ताकि गाँव के बच्चे आते हुए झिझके ना। कोई बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग टाइप नहीं चाहिए, उसमें बिल्कुल ऊपर छप्पर डालो, उसमें ये डालो। तो वो बहुत बड़ी सोच थी। और उस समय मिसेस थापर थी जो हमारी वाइस चेयरमैन थी, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया उसके अंदर। मैं भी वहां पर गया, मेरे को ऑफर दी गई शांता गांधी ने। पहले तो हमें डरा दिया गया कि वो गाँव ऐसा है वैसा है, वहां पर बहुत क्राइम होता है, आप जाना चाहोगे? तो वहां रहने के लिए जो उन्होंने बनाया था इंचार्ज के लिए, वो भी बहुत सुंदर उन्होंने डिजाइन किया था। तो मैंने उस समय मना कर दिया था, मैं जा नहीं पाया था। तो ये सब चीजें इंदिरा जी का बहुत एक आईक्यू जो था वो बहुत जबरदस्त था। एक बार सार्क के लोग आए थे तो उन्होंने मेरे को भेज दिया कि इनको थोड़ा सा टाई एंड डाई के बारे में बताओ। तो टाई एंड डाई जब उन्होंने की तो कहने लगे कि ये तो बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है। इंदिरा जी भी बड़ी खुश हुई, मेरी डायरेक्टर भी बहुत खुश हुई, चेयरमैन भी बहुत खुश हुए। तो ये जो सब चीजें छोटे छोटे टेक्निक है जो हमारे गली मोहल्ले में इधर उधर छोटी छोटी जगह में छुपे पड़े हैं, उसको हम निकाल नहीं पा रहे ज्यादा। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, जो निकाल कर ला रहे हैं सबको। ये सब चीजें जी, हमें निकालनी चाहिए, कहीं से भी मदद दे करके निकालें उसको। बिल्कुल सही बात है। ये दूसरी फोटो जरा। जी, ये जो फोटो है ये केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स आए थे पूरे हिंदुस्तान से मेरे पास। जी। उस समय की है जब उनका लास्ट डे था, तो उन्होंने कहा सर एक फोटो होनी चाहिए। तो हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं थी, तो बाहर हमारा एक छोटा सा हमने विलेज बना रखा था, उसके बाहर सीढ़ियां सी थी, सब वहां पर बैठ गए तो ये फोटो वोटो खींच ली थी सर। बाकी ये जो झांकी बनाई थी, इंदिरा जी के साथ थी एक उषा रॉय उस समय। तो ये उन्होंने ये कहा कि एक झांकी बनाओ जिसमें यूथ के ऊपर वो झांकी हो। और यूथ के ऊपर हो तो यूथ क्या सोचता है, अगर ऊपर से कोई स्लैब गिरेगा किसी ऊपर से, जैसे चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, किसी ग्रह से भी कोई अगर एक स्लैब गिरता है नीचे धरती पर, तो स्लैब से कैसे बचाव करेंगे। ये एक इंदिरा जी का टॉपिक था। तो जो हमें सौंपा गया तो उसका हमने छोटा सा एक मॉडल बना के दिया था। बाद में वो जो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी, उनको वो काम दिया गया। मेहरौली में उनकी फैक्ट्री है, ये काम उनको दिया गया था। मेरे को तो केवल एक डिजाइन करने का एक वो विजिटिंग कार्ड मिला था, जो मेरी फाइल में आज भी लगा हुआ है। तो क्योंकि झांकी का बहुत पैसा मिलता था उस समय, तो ये जो फूलों वाली झांकी निकलती थी इसका भी मैं कंसल्टेंट था। तो वो फूलों से तो पूरा नहीं निकल पा रहा था, उसके अंदर एक मैंने गाना कंपोज करवाया था सावन के ऊपर, कि सावन का महीने में किस तरीके से फूल खिलते हैं, क्या होता है, उसके ऊपर था। तो वो लंबी बातें हैं। खैर ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो मेरी क्लास खत्म हुई थी। जो वेस्ट मटेरियल पुराने डब्बे हैं, गुब्बारा फुला के उसका एक शेप बना दिया, फिर उसके ऊपर काम किया। तो हमारे चेयरमैन की कहने लगे कि भाई देखें क्या करवाया आपने सारे टीचर से। तो जब वो देखने आए तो उनको अचंभा हुआ कि आपने 10 दिन के अंदर ऐसे कितना करा दिया काम। मैंने ये ज्यादा टीचर नहीं थे, टीचर तो हमारे पास 150 के करीब थे, तो ये काम हो गया हमारा। तो इस तरीके से बहुत जगह हुआ, दमन द्वीप में हुआ, ट्राइबल के साथ हुआ, वहाँ सिलवासा के अंदर जो हमारे ये रहते हैं उनके साथ काम करा, डिसेबल्ड के साथ काम करा, उनकी नीड क्या है, उनकी जरूरत क्या है। इंदिरा जी का इतना शौक था कि वो गांव में जब बाल भवन बना था, जवाहर बाल भवन मांडी में, तो उस समय वहाँ कोई इंसान पैदल भी नहीं जा सकता था, ये हालत थी। अभी तो वहां पर बहुत रौनक हो गई है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, पत्थर काटा जा रहा है।
पानी के कुएं ऐसे थे कि पानी ही नहीं दिखाई देता था उसमें। जिस समय गांव के अंदर हमने विजिट किया था तो डर लगता था उसके अंदर घूमते हुए, ऐसा था कि वहां पर इतना क्राइम होगा। लेकिन बाद में सब इतने अच्छे लोग थे वहाँ, इतना मिलजुल के हमारे को सहयोग करा उन्होंने, तो हमने उन बच्चों के साथ भी काम करा। ये हमारा भाग्य है कि इंदिरा जी ने हमें मौका दिया काम करने का। वो हमारी चेयरमैन भी थी। उसके बाद डॉक्टर करण सिंह चेयरमैन आ गए, उसके बाद डॉक्टर प्रफुल्ल जैकब चेयरमैन आ गई। राजीव गांधी जी ऐसे थे, मेरा छोटा सा स्कूल था तो वो मेरे स्कूल के बच्चों के पास आ गए। राजीव गांधी अपने आप हाथ पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाए उन्होंने। तो राजीव गांधी जी तो ऐसे थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक बच्चा उनको हाथ लगाने आया तो उससे हाथ मिलाया। फिर वेटर को कहा, भाई तुम चाय ला रहे हो, मेरे को ब्रेड भी दे दो थोड़ी सी। तो वो तो इस किस्म के थे कि उन्होंने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया था उस समय। आज आप अगर आप ये देखते हैं आज की तारीख में, नेहरू जी की, उनकी, राजीव जी की बहुत देन है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक थी वो उन्होंने सरदार जी के साथ मिलकर के, मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर के इतनी ऊंची उठा दी थी कि आज तक हमारा रक्षा वाला भी, साइकिल रक्षा वाला भी शाम को 500 रुपए खर्चा करके चिकन भी खाता है और उल्टा सीधा भी कुछ पीता पाता है। तो ये सब हो रहा है, आज की इकोनॉमिक है हमारी ये सब राजीव गांधी जी की देन है, जो लोगों को नहीं पता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं नेहरू जी के बारे में नहीं पता। नेहरू जी क्या करते थे, खुली जीप में जाते थे, खुली जीप के अंदर जाते थे तो हार फेंकते थे सारी पब्लिक के ऊपर। जब हार फेंका तो देखा एक बहुत बूढ़ा सा इंसान खड़ा है पटरी पर, भीड़ बहुत है। वो जीप रोकी उन्होंने और वहां रुक करके चले गए उनके पास, कौन से गांव से आए हो, सारी बातचीत करी। बातचीत करके तो उस किसान ने कहा, साहब मैं तो किसान हूँ, कभी मेरे गांव में भी आ जाओ। तो ठीक है। 2-4 महीने के बाद नेहरू जी को मौका मिला कि भाई ये गांव किधर पड़ता है। ड्राइवर से पूछा कि इधर ही है जी, पास में पड़ता है, तो चलो वहीं को मोड़ दो। तो उस किसान के गांव में घर के आगे, कच्चे मकान के आगे एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, वहां जाके बैठ गए। वहां जाके बैठ करके उन्होंने लस्सी पी। तो ये उनका बहुत बड़ी देन थी देश को। आज का आज नहीं है। हमारे पुराने शहर में जहाँ नेहरू जी की बारात गई थी, पुराने शहर में ही गई थी, सीताराम बाजार, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वहां पर जब वो एक बिल्डिंग गिर गई, एक ही फैमिली के सारे लोग मर गए। तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 10 मिनट में प्रधानमंत्री जी को कीचड़ में से निकलते हुए उस घर पे पहुंच गए। सर मैं ये जो आपकी फोटोज देख रहा था, जैसे ये वाली जो फोटोज हैं, इसमें ये आपने जो बनाया है सर, इसके बारे में बताएंगे, वेस्ट पेपर से किस चीज से? ये क्या था कि बच्चों को बड़ा शौक होता है गुब्बारों का, तो गुब्बारा को फुला करके हमने उसके ऊपर कागज चिपका दिए नई से। फेविकोल से नहीं, फेविकोल बहुत है, क्योंकि मैं लो कॉस्ट मटेरियल का भी इनको इंट्रोड्यूस करता था कि कम से सस्ते से सस्ता हो, 100 ग्राम मैदा की दही बना लो, उससे आपका इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो वो बहुत महंगा पड़ता है फेविकोल, इसलिए ये मेरी एक फिलॉसफी थी। तो ये बैलून के ऊपर कागज चिपका के फिर बैलून निकाल दिया, उसको कट करके ऊपर से उसकी कैपेट बना दी और इस तरीके से इसका काम किया। पपेट भी ऐसे ही करते थे। मैं टीचर्स को ये एक तरह का पेपर मैशे, राइट जी। पेपर मैशे अलग चीज है, पेपर मैशे अलग चीज है। वो कहेंगे जब टाइम होगा तो मैं आपको कश्मीरी पेपर मैशे के बारे में, राजस्थानी पेपर मैशे के बारे में सब बता दूंगा। ये पेपर पेस्टिंग वर्क है, इससे आप टेबल बनाओ, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। 3D के अंदर बना सकते हैं। 3D तो सब जानते ही हैं, 3 डायमेंशनल। ये बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निक्स हैं सारे। अगर जरूरत होगी तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको सबको ये दिखा दूंगा, बता दूंगा। अब मैं आपसे, क्योंकि समय भी काफी होता जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे आप, हमने बच्चों को भी बुलाया हुआ है, थोड़े बहुत बच्चे हमारे साथ हैं और काफी लोग हैं, तो आप जरा ओपी शर्मा जी की मदद लेते हुए आप जो आपने जो क्राफ्ट का वो दिखाया है, जरा हमें दिखाएं बच्चों को और थोड़ा सा सिखा दें, मतलब एक जनरल तरीके से, डिटेल में नहीं, कि मतलब एक जैसे आप बनाते हैं तो कैसे उसको एक देखने का नजरिया उसको। इसमें कुछ नहीं है, ये जरा सा कागज फोल्ड किया है मैंने, छोटा कागज, ठीक है, और ये मैं कटिंग कर रहा हूँ, राइट। ये मुझे थोड़ा सा ये आइडिया है कि मुझे इसके कान भी इसी में निकालने हैं, नाक भी इसी में निकालनी है, और थोड़ा अलग टाइप भी हो।
ये अगर आप देखेंगे तो ये एक आउटर शेप आ गई उसकी। अब आउटर शेप को थोड़ा सा चाहे तो आप इसके ऊपर कोलाज वर्क करके, कोलाज पेपर, रंगीन पेपर लेके इसकी आंखें आंखें बनाइए, मुंह बनाइए, ये बहुत इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसको एक नया रूप दे सकते हैं बिल्कुल। ये जो है ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बना है सर। मतलब आपने एकदम से कैंची की जादू चलाई है और एकदम से आंख और मुंह और नाक निकाल दिया है। ये देखिए, अब इसको आप कितना ये, क्योंकि ये हमारा स्पेस है। आर्ट के अंदर क्या होता है, स्पेस, लाइन, फॉर्म्स, टेक्सचर, ये सब चीजें आती हैं आर्ट के अंदर। जिसको इन 3-4 चीजों की समझ आ जाए वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसके ऊपर हमें किस तरह की आंख बनानी है, कौन सा कलर इसके ऊपर कंट्रास्ट करेगा, लेट देम डिसाइड। बच्चों को डिसाइड करने दो, बच्चों को अपना डिसाइड, आप कलर डाल दीजिए अलग अलग, उसको अपने आप चूज करने दीजिए, सेलेक्ट करने दीजिए, वो जरूरी है। और भी एक पता, ये मैंने लंबा फोल्ड किया है कागज जी जी जी। इसकी आंखें कर लीजिए, कानों को सजा लीजिए। राजस्थान में तो हाथी को बहुत सजाते हैं। कुछ भी पेपर कटिंग के अंदर बहुत स्कोप है। बहुत आसानी से सर ये चीज टेक्निकल स्किल आता है आपको। सीजर का अपना तरीका है चलने का, है ना। पेपर को आप एक चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं एट द सेम टाइम, उसमें से प्लेन पेपर में से क्या निकलेगा। ऐसे करना था, वैसे हो गया, सॉरी है। याद भी तो नहीं, ये बंदे में हाँ ये एक्चुअली मोर बनाना चाह रहा था, थोड़ा सा गलत कर गया, तो कोई बात नहीं। ये एक बैठा हुआ मोर बन सकता है। इसको आप इस तरीके से फोल्ड करके मोर का भी आ सकता है। जैसे ये है आपका पॉकेट है, मान लो ये तो मुंह पर पहनने वाला बन गया, इसके ऊपर आप मोर का चिपका दो तो मोर बन गया। ये सिंपल सा बड़ा ये बच्चे, और इसमें ये देखिए, ये अलग अलग टाइप के किस तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्ली का कैरेक्टर देना है, शेर का देना है, शेर की आंखें छोटी होती है। बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर को भी बढ़ाना है। बच्चा जब कोई चीज ऑब्जर्व करता है तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ानी है। बिल्ली है, चाहे खरगोश है, चाहे टट्टी है। अब ये जो बीच में से कट दे रखा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको आप थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके चिपका दीजिए तो ये उभरा हुआ हो जाएगा। उभरा हुआ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। इसी तरीके से कोई कहता है घोड़े का बनाना है, कोई कहता है किसी का बनाना है, जानवर का बनाना है, एलियंस का बनाना है। तो ये सब चीजें बच्चे को सिखाने में, अब जहां पर ये धागा बांधा हुआ है इसके अंदर 2-3 कागज अलग से चिपका दो, क्योंकि ये फट ना जाए जब धागा बनता है तो।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो छोटे छोटे बच्चों को बतानी भी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा इसको मजबूत कर दो, ज्यादा करना चाहे, खेल खेल में बच्चे को सीखना है, तो इसके अंदर बहुत स्कोप है। कॉपी टॉपिक भी 3D में कर सकते हैं। मैं सर ये एक चीज देख के दंग रह गया कि आप 79 है, बट जो आपके अंदर अभी भी आर्ट एंड क्राफ्ट जिस मतलब इजी तरीके से आप कर रहे हैं, और आपने जो चीजें चलाई है वो मैं भी उतना नहीं कर पाता जितना कि आपके, इतना भी हाथ में अभी भी इतनी सटीकता है, इतनी सुंदर। नहीं तो सीरियसली। मेरा नाम सोनिया गुलाटी है। मैं 76 में मैं बाल भवन गई थी, बड़ा मजा आता था। मैं सुनाऊं, जिनका जंजाल मोरा बाजरा लायो रे, जिनका जंजाल मोरा बाजरा लायो रे, जब इस बाजरे को कूटन बैठे, जब इस बाजरे को कूटन बैठे, फसक फसक पड़ो जाए मोरा बाजरा, हाथ पे संभाजा, काम के संभाजा तो तेरी के संभाजा। बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आता था। थैंक यू सो मच। आपने जो सुनाया ना वो कहानी, जो बाल भवन की, मेरे को उसकी याद आ गई। बहुत मजा आता था। So thank you so much everyone for coming, and thank you so much sir for joining us. हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, जो आप आए और बहुत ही सुंदर एक हमें आज सेशन दिया आपने, और बहुत चीजें बताई अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एजुकेशन एंड टीचर, एक देखने का नजरिया टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का, और बच्चों की भी एक छोटे से छोटी जो आपने कही कि उनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है टीचरों को और माता पिताओं को, वो भी बहुत आपने अनुभव के साथ जो हमें दिया है आज, हमें बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।